Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we are going to discuss lymphopoiesis and monopoiesis. So lymphopoiesis और monopoiesis को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज हीमोपोइसिस का ओवरव्यू करेंगे। देन हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरह से लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेम सेल। स्टेम सेल का हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं दैट द स्टेम सेल हैव अ रीपॉपुलेटिंग एंड सेल्फ रिन्यूअल एबिलिटी। किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 स्टेम सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से 2 स्टेम सेल्स ने क्या करना है, जब इन्होंने आगे डिवाइड होना है ना, तो इन्होंने अपने में ही कन्वर्ट हो जाना है। मीन्स के इन्होंने आगे डिवाइड होकर स्टेम सेल्स ही बना देने हैं। डिवाइड होकर इन्होंने इस तरह से स्टेम सेल ही बना दिए, ठीक है। जैसे कि अब जो बाकी 2 स्टेम सेल हैं ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट हो गए इनटू सेल दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट। Hemocytoblast is an immature blood cell. Hem means blood, cyto means cell and blast mean immature, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक इमेच्योर ब्लड सेल आ गया जो कि आगे फर्दर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट होगा। जैसे कि हीमोसाइटोप्लास्ट से आगे हमारे पास ये आगे फर्दर 2 सेल्स में डिफरेंशिएट हुआ है। द वन इज lymphoid stem cell, or you can say lymphoid progenitor, and the secondly it differentiates into the cell that is myeloid stem cell, or you can call it as myeloid progenitor। जो lymphoid stem cell है ये आगे फर्दर आ जाता है, इसमें हमारे पास लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। इस तरह से जो माइलॉइड स्टेम सेल हैं ये आगे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। फर्स्ट वन इज मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट का हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह मेगा कैरियोसाइट डिफरेंट स्टेप से गुजरता है और प्लेटलेट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेल आ जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि किस तरह से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से हमारे पास मेच्योर आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट माइलॉइड स्टेम सेल डिफरेंशिएट होता है अनदर सेल दैट इज माइलोब्लास्ट। इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से माइलोसाइट से हमारे पास आगे ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स की, ज़ीनोफिल्स की, बेसोफिल्स की। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से माइलोब्लास्ट से ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। सो बिग स्माइल, ठीक है। अब आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि किस तरह से मोनोब्लास्ट से फॉर्मेशन होती है मोनोसाइट की, और किस तरह से लिम्फोब्लास्ट से आगे लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को कहते हैं मोनोपोइसिस। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल दैट इज मोनोब्लास्ट, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास सेल होता है और कुछ इंटेंडेड साइज का न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। साथ ही साथ इस तरह इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन जो मोनोप्लास्ट होता है वो डेवलप होता है फर्दर इनटू अनदर सेल दैट इज प्रोमोनोसाइट। अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास सेल होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो इस तरह से आप कह ले जैसे किडनी की शेप होती है ना, या किडनी बीन की शेप होती है। इसका न्यूक्लियस ना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, एजियोडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं? एजियोडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। Azidophilic granules have the property of get stained with the azure dye, ठीक है। जो एजियोडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एजियोर डाई के साथ स्टेन होते हैं। अब जो प्रोमोनोसाइट है इसका डायामीटर होता है 12 to 20 माइक्रोमीटर। Then this promonocyte will further get differentiated into another cell that is monocyte। इस तरह से ये हमारे पास सेल आ गया, ठीक है। इसमें भी इस तरह से ही हमारे पास इसका न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ इसमें हमारे पास इस तरह से ग्रेन्यूल्स होंगे। देन ये जो हमारे पास मोनोसाइट होता है ना, इसकी हाफ लाइफ अगर ब्लड में देखी जाए ना तो इसकी ब्लड में हाफ लाइफ होती है 4 to 10 आवर्स। आफ्टर 4 to 10 आवर्स ये चला जाता है टिश्यूज में। जब ये सेल्स हमारे पास ब्लड में होते हैं तो इनको कहा जाता है मोनोसाइट्स। अब जब यही सेल्स हमारे टिश्यूज में आ जाते हैं वी कॉल देम एज मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब जब ये टिश्यूज में आएंगे तो ये सबसे पहले बनेंगे इमेच्योर मैक्रोफेजेस। इमेच्योर मैक्रोफेजेस जो कि कुछ इस तरह से होंगे। ये अंदर इसका न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। देन ये आगे हमारे पास बन जाएंगे मैच्योर मैक्रोफेजेस। मैच्योर मैक्रोफेजेस, जो मैच्योर मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। जो उसका साइटोप्लाज्म होता है ना उसके एंड्स इस तरह से प्रोट्रूडेड हुए होते हैं, आउटवर्ड्स हुए होते हैं। इस तरह इसमें इसका अंदर न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिम्फोइड स्टेम सेल से आके हमारे पास फर्दर लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया लिम्फोब्लास्ट और फर्दर ये डिफरेंशिएट होता है इनटू अनदर सेल दैट इज नेचुरल किलर सेल। जो लिम्फोब्लास्ट होता है हमने देखा है कि किस तरह इससे आगे हमारे पास लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग अब देखने लगे हैं कि किस तरह से लिम्फोइड प्रोजेनिटर से आगे हमारे पास लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स, यहाँ पे आगे हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं सेल्स, ठीक है। एक तो हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड सेकेंडली इसमें हमारे पास ये डिफरेंशिएट होता है इनटू द सेल दैट इज लिम्फोब्लास्ट। अब जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये बेसिकली इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इन सेल्स के पास मेमोरी नहीं होती, मेमोरी सेल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे प्ले द रोल इन इनेट इम्यूनिटी। मींस के बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग देखें लिम्फोब्लास्ट को, लिम्फोब्लास्ट आगे फर्दर किस तरह से लिम्फोसाइट्स बना रहा होता है। सबसे पहले अगर लिम्फोब्लास्ट को देखा जाए तो इस तरह से हमारे पास एक सेल होता है। ये आ गया इसका साइटोप्लाज्म जो कि ब्लू कलर का होता है और उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, एक ग्रैन्युलर इसका साइटोप्लाज्म होता है और इसमें
आगे फर्दर हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसका डायमीटर होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर। देन जो लिम्फोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू अनदर सेल दैट इज प्रोलिम्फोसाइट। ये इस तरह से हमारे पास प्रोलिम्फोसाइट आ गया। ये अंदर हमारे पास इसके न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं। इस तरह इस स्टेज पे भी न्यूक्लियोलाई होते हैं और इस स्टेज पे भी इसमें हमारे पास न्यूक्लियोलाई होते हैं और ये इसका हमारे पास ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है। जो प्रोलिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द अनदर सेल दैट इज लिम्फोसाइट्स। अब अगर हम लोग लिम्फोसाइट को देखें ना, तो जो लिम्फोसाइट है वो आगे फर्दर हमारे पास दो सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं दैट आर बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। हमारे जो ब्लड होता है उसमें 20% बी सेल्स होते हैं, बाकी जो 80% होते हैं वो उसमें टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे टी सेल्स होते हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका हमारी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर यहाँ पे आप देखें, अगर बी सेल्स आगे फर्दर मेच्योर होंगे, डिफरेंशिएट होंगे प्लाज्मा सेल्स में, तो इन्होंने क्या करना है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करनी है। अब एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। तो ये हम लोग आगे फर्दर इम्यूनोलॉजी में ये एंटीबॉडीज डिस्कस करेंगे। अभी बस हम लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से बी सेल से प्लाज्मा सेल बनते हैं और आगे प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। अगर बी सेल्स हमारे पास मेमोरी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, तो ये आगे किसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, इन्फेक्शन में, या हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या डी इन्फेक्शन हुआ है तो इसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें टी लिम्फोसाइट्स को, जो टी लिम्फोसाइट्स है वो आगे फर्दर दो सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहे हैं दैट आर हेल्पर टी सेल्स एंड द सेकेंड वन इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जो हेल्पर टी सेल्स हैं आप इनको CD4 सेल्स भी कह सकते हैं, जबकि जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं इनको CD8 सेल्स भी कहते हैं। अब जो CD4 सेल्स हैं या हेल्पर टी सेल्स हैं, इन्होंने क्या करना है, एंटीजेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू इन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है और इन्होंने साइटोकाइन्स बनाने हैं जिसने क्या करना है, हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना है या इन्हेंस करना है। जबकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं या जो CD8 सेल्स हैं, इन्होंने क्या करना है, वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह को किल करना है। अब ये जो हमारे जितने भी सेल्स हम लोगों ने हीमोपोइसिस में डिस्कस करे हैं, इसमें से कुछ सेल्स होते हैं, मोस्टली जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में बन रहे होते हैं, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, हमारी बॉडी के लिम्फोइड टिश्यूज में। लिम्फोइड टिश्यूज अब कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, लिम्फ नोड्स में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, टोसिस में होते हैं। मीन्स ये जो सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब अगर हमारी बोन मैरो अनहेल्दी है, वो प्रॉपरली सेल्स की प्रोडक्शन नहीं कर रही, या जो स्टेम सेल्स से आगे फर्दर प्रॉपर सेल्स मैच्योरेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारी बॉडी में इमेच्योर सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो वी शुड प्रे फॉर आवर गुड हेल्थ एंड फॉर द अदर्स टू। सो दैट्स ऑल अबाउट हीमोपोइसिस. In the next lecture we will discuss about the further topics of our hematology subject. So अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पर भी DM कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।